अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने अल्फ़ा डिके को देख लिया है कि अल्फ़ा डिके किस तरह का प्रोसेस है। ये सारी बातें हमने समझ ली हैं और बिस्मुथ एज़ अ रेफरेंस हमने लिया है। हैवीएस्ट स्टेबल जो न्यूक्लाइड है वो बिस्मुथ है और बिस्मुथ क्योंकि सबसे हैवियर एलिमेंट है जो कि स्टेबल है, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं इससे ज़्यादा हैवी जो होंगे वो अनस्टेबल होंगे। और अल्फ़ा डिके का जैसे हमने पहले भी बताया था, मेन रीज़न जो होता है डिके का वो हैवियर साइज़ होता है और न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं आफ्टर दिस नंबर आर अनेबल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई। और इसके बाद फिर ये होता है कि कोलम्बिक रिपल्शंस वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं और वो अपना इफ़ेक्ट दिखाना शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनमें अल्फ़ा डिके होता है। इन एलिमेंट्स में जो है अल्फ़ा डिके ही होता है और द रीज़न इज़ के उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। न्यूक्लियर फोर्सेस का जो रेंज है वो काफ़ी कम होता है, तो फिर ये टेंड करते हैं हैवियर न्यूक्लियाई कि वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएं सो दैट उनका साइज़ रिड्यूस हो और हैंस वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर रेंजेस में आ सकें, न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज में आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन हो सके बिटवीन पार्टिकल्स थ्रू स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड हैंस उनकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। जबकि बीटा डिके और उन सब में हमने कहा था कि और भी ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि इनसे लेसर में होते हैं, ठीक है, बहुत लेसर में होते हैं। जैसे हमने फॉस्फोरस का देखा था और अभी एग्जांपल्स देखी थी, तो उनके केसेस में न्यूक्लियर डिके जो होता है वो बीटा डिके के थ्रू होता है और उनमें जो मेन रीज़न होती है वो साइज़ नहीं होता, ठीक है। उनका साइज़ तो ओके होता है, लेकिन कोलम्बिक रिपल्शंस के अलावा उनके एन का जी के इक्वल ना होना, एनर्जी डिफरेंसेस आना, फर्मी एनर्जी डिफरेंसेस आना, तो फर्मी एनर्जी डिफरेंसेस स्पेसिफिकली इज़ द मेन रीज़न। जैसे फर्मी गैस मॉडल ने एक्सप्लेन किया था कि अगर फर्मी एनर्जी डिफरेंसेस हैं बिटवीन टू न्यूक्लियाई जो कि अपीयर होते हैं व्हेन एन इज़ नॉट इक्वल्स टू जी, स्पेसिफिकली ये, तो जब एन जी के इक्वल हो, एक ये स्पेशल केस है जिसमें फर्मी एनर्जीज दोनों की इक्वल हो जाती हैं, हैंस मोर स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। तो अगर फर्मी एनर्जीज या फिर एन जी के इक्वल नहीं है तो भी अनस्टेबिलिटी एंड हैंस बीटा डिकेज विल अकर until the Fermi energies of the new nuclei is are equal to each other for protons and neutrons। तो ये फिर हर डिके का जो रीज़न है वो डिफरेंट होगा। तो इसके बाद हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात की थी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप में होता रहता है। आपके पास एक सैम्पल मौजूद है, तो अगर उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं या वो पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव मटेरियल का बना हुआ है, तो इट विल रेडिएट ऑन इट्स ओन। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एज़ लो एज़ किसी भी जगह पे किसी भी टेम्परेचर पे रख दें, वो उसी तरह से ही डिके करेगा जैसे वो पहले कर रहा था या ऐसा कुछ। उसको डिके कराने के लिए आपको कोई तगोदो नहीं करनी पड़ेगी या इन्वायरमेंट को कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, वो अपने आप में ही होता रहेगा, ठीक है। जिस भी कंडीशन में हो, ये अर्थ के ये बिल्कुल सेंटर पे भी जाके रख देना तो भी वो उसी तरह से ही रेडियो एक्टिविटी शो करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा है। हाफ लाइफ भी उसकी, अगर वो बल्क सैंपल है तो सेम ही होगी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। और यही नेचुरल प्रोसेस की या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की खासियत होती है। तो और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को भी अचीव किया जा सकता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को अचीव किया जाता है बाय आर्टिफिशली बम्बार्डिंग सम ऑफ द पार्टिकल ऑन द सम ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल, मैं ऑक्सीजन को एक आइसोटोप में चेंज करना चाहती हूँ जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर हो, तो कुछ बम्बार्डमेंट्स करूँगी और वो भी चेंज हो जाएगा किसी आर्टिफिशियल ली क्रिएटेड आइसोटोप में जो कि हाईली अनस्टेबल होगा और डिपेंड करेगा उसकी हाफ़ लाइफ, कितना सैंपल क्रिएट हुआ है और उसकी हाफ़ लाइफ क्या है। तो हो सकता है उसकी बहुत ही कम हो और सैंपल जल्दी से डिके करके वो हमें दे दे, अल्फ़ा पार्टिकल दे दे या बीटा पार्टिकल फॉर एग्जांपल दे दे या जो भी। तो आर्टिफिशियली आप कुछ भी कर सकते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई भी उसमें से निकाल सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल भी निकाल सकते हैं, उसके लिए उसका हैवी होना भी ज़रूरी नहीं है। आर्टिफिशियली कुछ भी किया जा सकता है, तो वो आर्टिफिशियल डिके आता है। तो जो हमने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है वो आर्टिफिशियल वाले को नहीं करानी, हमने नेचुरल को करानी है कि अपने आप से न्यूक्लियस जो हर कंडीशन में विदाउट एनी एक्सटर्नल एड किस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करता है। और इसमें सबसे पहले जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन हम देख सकते हैं कि अगर यूरेनियम चेंज हो गया है थोरियम में, और थोरियम का अगर आपको याद नहीं है कि इसका ये क्या है, तो अगर एक का याद है तो ये इसमें से 4 माइनस किया एटॉमिक मास नंबर से, यहाँ पे एटॉमिक नंबर से 2 माइनस किया, तो दैट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ थोरियम और डॉटर न्यूक्लियाई का। इन जनरल हमने ये देखा था, ठीक हो गया। तो अब हम मूव करने जा रहे हैं टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम दैट वाज अराइज्ड व्हेन
हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया अल्फ़ा डिकेज़ को, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे थे और उन इश्यूज़ को अब हम डिस्कस करते हैं और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके प्रेजेंट की गई थी। और इश्यूज़ में पहला इशू तो हम जो पोटेंशियल डायग्राम है उसको यूज़ करेंगे न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। सेकेंडली हम गीगर नटल लॉ को स्टेट करेंगे। गीगर नटल लॉ क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन रिलेशन है फॉर अल्फ़ा डिकेज ऑफ मोर देन वन सैम्पल्स, कि अगर आपके पास 2 सैम्पल्स हैं तो उन दोनों की हाफ लाइफ्स को रिलेट करता है विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो कि इमिट होती है। कि फॉर एग्जांपल किसी की अगर हाफ लाइफ ज़्यादा है तो वो जो इमिट करेगा अल्फ़ा पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली डिके करेंगे, जो अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दोज वंस विच हैव लेसर हाफ लाइफ, उनके अल्फ़ा डिकेज़ की एनर्जी कितनी होगी। तो ये एक लॉ था और ये एक प्रॉब्लम था और इन दोनों प्रॉब्लम्स को गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके ने सॉल्व कर दिया था और एक्सप्लेन कर दिया था, हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं। ये याद रखना है कि जब ये सारे अल्फ़ा डिकेज़ वगैरह को स्टडी किया जा रहा था, न्यूक्लियर स्टडीज़ को किया जा रहा था, तो तब क्वांटम मैकेनिक्स इतनी वेल इस्टेब्लिश नहीं थी और ना ही इतने एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आ चुके थे उन सब के लिए। तो क्वांटम टनलिंग का जो कंसेप्ट है ना, जिसे आगे हम यूज़ करेंगे, तो मैं पहले ही बता दूं कि क्वांटम टनलिंग उस टाइम इसका कंसेप्ट तो आ गया था, लेकिन देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट इट रियली अकर्स। आप तो थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी प्रिडिक्शंस दे देते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली फिर उसकी एविडेंस मिलना उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है उस कंसेप्ट को कि येस इट हैपन्स। तो इससे पहले क्वांटम टनलिंग की कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थी दैट इट एग्जिस्ट। तो गैमोज़ का एक सबसे बड़ा सक्सेस था was to experimentally give an evidence that quantum tunneling is a real phenomena, and secondly to solve these two big problems that were at that time कि ये कैसे होता है, और उसने बहुत सक्सेसफुली इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया था। अभी हम ये प्रॉब्लम समझने के लिए कि जब अल्फ़ा डिके होता है तो न्यूक्लियर की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो किन किन चीज़ों से होके गुजरता है, क्योंकि वही समझने के बाद हम आगे गैमोस थ्योरी को समझेंगे। तो ये जो पोटेंशियल डायग्राम है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ और ये रेफरेंस है जो कि 0 पे है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आर जो है वो चेंज हो रहा है और यहाँ पे हम पोटेंशियल को लेंगे और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पोटेंशियल इज़ अ नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये मैंने किया है। तो अभी हम इसका पोटेंशियल वेल क्रिएट करते हैं, क्योंकि पहले भी हमने जो पोटेंशियल है न्यूक्लियस का वो हमने बाय पोटेंशियल वेल से अप्रॉक्सीमेट किया था। तो वही यहाँ पे मैं करती हूँ और उसको मैं बनाती हूँ। और लेट्स से ये इसका ये लोअर मोस्ट पॉइंट है और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मैं यहाँ तक लेके गई हूँ क्योंकि ये और यहाँ से ये जो बाउंड्री पॉइंट है ना, ये बाउंड्री पॉइंट जो है, ठीक है, इससे पहले तो ये पोटेंशियल नेगेटिव ही है, ठीक है। ये जो ये है बाउंड्री पॉइंट से मुराद है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, जिसे मैं आर नॉट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। ये है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये जो डिस्टेंस है ना ये आर नॉट है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट है, यहाँ तक ये आर नॉट से बिल्कुल थले तो ये इसमें क्या है, ये पोटेंशियल अट्रैक्टिव है और हेंस यहाँ से यहाँ तक ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -V0 फॉर एग्जांपल ये है पोटेंशियल। लेकिन जब ये आर नॉट बिल्कुल बाउंड्री पे आता है, जब बाउंड्री पे आ गया, अब ये हमने ले लेना है इसके बाद का पोटेंशियल एज कोलम्बिक पोटेंशियल, क्योंकि ये फिर आउटसाइड द न्यूक्लियस तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल नहीं रहता ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें, क्योंकि इससे नेक्स्ट में ये जो पोटेंशियल डायग्राम ये जो मैं करके आगे कर रही हूँ ना, ये कर रही हूँ अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के लिए आउटसाइड द न्यूक्लियस इज़ अ रिपल्सिव कूलम पोटेंशियल, जो कि इस न्यूक्लियस और इस अल्फ़ा पार्टिकल के दरमियान एग्जिस्ट करता है जस्ट एट द पॉइंट व्हेन आर नॉट
को वो अप्रोच करेगा तो उस पे यहाँ तक तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल था ना, यहाँ तक इसके अंदर अंदर, यहाँ पे जाके इसका वो तके देना शुरू कर देता है कि निकलो बाय निकले बाय। तो यहाँ पे जाके ना इसका वो रिपल्सिव स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैंने ये शार्पली ऊपर जाता है बाउंड्री पे और ये रिपल्सिव बन जाता है। ये मैंने पॉजिटिव तक ले गई ना, रिपल्सिव बन गया और यहाँ से फिर ये रिपल्सिव पोटेंशियल एज आर इंक्रीजेज 1/r के लिहाज से ये चेंज होगा और मैंने इसको ये ऐसा बना दिया और ये ऐसा होता है ना कूलम। तो ये है r0, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस पे शार्पली दिस पोटेंशियल राइजेस एंड ये अब यहाँ पे ये कूलम पोटेंशियल, ये वाला पार्ट जो है ना कूलम पोटेंशियल है किसके दरमियान, बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अगर यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये ऊपर ये रिपल्सिव पोटेंशियल ना होता ना, फॉर एग्जांपल अगर हम बीटा डिके की बात करें तो उसके लिए ये ऊपर रिपल्सिव तो नहीं है, उसके लिए तो ये अट्रैक्टिव ही रहता है क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल के लिए ये स्पेसिफिकली हमने ये बनाया है। ओके, और ये इसका क्या है, ये इसकी हाइट हम कह सकते हैं ऑफ पोटेंशियल वेल, हाइट ऑफ पोटेंशियल वेल। ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी ये हमें भी देख लेंगे, जो कि डिफ़ाइन करती है पोटेंशियल बैरियर को भी, क्योंकि इसका ये मैक्सिमम ये है ना, इस तक इसे पहुंचना पड़ेगा ताकि ये इससे बाहर निकल सके। इतनी एनर्जी है या इससे ज़्यादा है तभी वो इससे बाहर निकल सकता है, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी ये फिगर आई थिंक सबको क्लियर हो चुकी होगी। सो दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। और तो पहले हम ये कहेंगे जो भी अंडरस्टैंडिंग है विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ थ्योरी भी, कि हमें पता है कि बिफोर escaping the nucleus alpha particle is formed inside the nucleus first. ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे यूरेनियम एटम है, ठीक है, उसमें उसने डिके करके उसने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को किया और वो जब इस बाउंड्री से निकले तो फिर उन्हें याद आया ओहो हो हमने तो बाउंड करना था, तो वो बाउंड होके जो है हीलियम न्यूक्लाई बन जाए। ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे पहले अंदर ही यूरेनियम के अंदर ही ये हीलियम न्यूक्लाई बनता है, सेपरेट होता है। अब यूरेनियम में से ये हीलियम न्यूक्लियर बन चुका है। अब यूरेनियम तो नहीं रहेगा एट द मोमेंट व्हेन द हीलियम पार्टिकल इज़, या अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल ये बन चुका है, तो अब ये यूरेनियम न्यूक्लियस भी नहीं रहा, तो अब ये क्या बन चुका है, ये थोरियम बन चुका है, ये डॉटर न्यूक्लियर बन चुका है, जिसके पोटेंशियल वेल में क्या है, हीलियम न्यूक्लियर है। इसके पोटेंशियल वेल में अब हीलियम न्यूक्लियर है, यूरेनियम का तो वो रहा ही नहीं अब। तो एट द मोमेंट व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल बन चुका है इनसाइड द न्यूक्लियस, वो बन चुका है डॉटर न्यूक्लियर, फादर न्यूक्लियर, पेरेंट न्यूक्लियर, डॉटर न्यूक्लियर बन चुका है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल उसी के पोटेंशियल वेल में मौजूद है या फिर उसी न्यूक्लियस में अभी मौजूद है। तो यहाँ पे हम लेट्स से कहते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल जो इसके अंदर बन चुका है, वो लेट्स से उसकी एनर्जी कोई भी रैंडम मैं कह देती हूँ कि इनसाइड द न्यूक्लियस, अब वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं ना। ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस पोटेंशियल वेल में उसकी एनर्जी क्या है। नाउ इनसाइड द वेल इसकी क्या होगी, एनर्जी होगी अल्फ़ा पार्टिकल की। तो अगर हम ये देखना चाहें तो अगर यूरेनियम एटम के बारे में अगर आप सबको याद हो, या रेडियम के केस में भी याद हो, हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल को फाइंड आउट किया था, विच वाज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नियरली ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, या 5 से ये 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। अगर मैं इस प्रोसेस को आप चाहते हैं एक्सप्लेन करूं तो मैं थोड़ा सा कह देती हूं, जो नहीं चाहते कि मैं इसे करूं तो वो भी स्किप कर सकते हैं। तो इसमें ये जो ये वाला कंसेप्ट था ना, ठीक है, जिसमें ये हमारे पेपर में भी आया था कि ये अगर हम लेट्स से कहें कि पेरेंट एटम इफ़ेक्टिवली रेस्ट पे ही था, और
यहाँ पे हमने ले लिया था रेडियम को, फॉर एग्जांपल लिया था उस टाइम जब हमने पेपर में आया था। तो ये इसमें मैं किस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं ये नोट बता दूँ, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। मैं इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कि जब भी ये एक तरह की न्यूक्लियर फिशन ही है ना, डिके प्रोसेस, ठीक है। तो डिके प्रोसेस एक तरह की न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ही है। तो न्यूक्लियर फिशन में जब एक न्यूक्लियाई ब्रेक अपार्ट होता है इनटू टू पार्ट्स, सो जो बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस होता है ना दोनों का, पेरेंट एटम और डॉटर एटम का, वो उस डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये एनर्जी रिलीज़ हुई है। और ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है ये जाती है टू दोज डॉटर पार्टिकल्स की तरफ। तो ये यहाँ पे मैं वो कंसेप्ट यूज़ कर रही हूँ कि नेचुरली जब भी फिशन होगी, जिसे हम डिके प्रोसेस कहते हैं, तो ये एनर्जी कुछ रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एंड डॉटर एटम में चेंज होती है। और क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल हल्का फुल्का सा है तो वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी 98% रफली ले जाता है। तो हम वो इसको कंसेप्ट को यूज़ करते हुए अब देखते हैं कि क्या होगी एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल की ज़्यादा से ज़्यादा। ये रेडॉन था और ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल था, और ये क्यू एनर्जी रिलीज, और क्यू एनर्जी रिलीज वाज इक्वल्स टू द बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट एटम्स एंड डॉटर एटम्स। तो पेरेंट एटम की बाइंडिंग एनर्जी माइनस डॉटर एटम की बाइंडिंग एनर्जी, दोनों डॉटर एटम्स की कंबाइन, ठीक है। तो दोनों डॉटर एटम की कंबाइन बाइंडिंग एनर्जी, इसका डिफरेंस जब हमने फाइंड आउट किया तो वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आया था, ठीक है। 5.8 समथिंग आया था अगर याद हो तो इस चीज़ को हम ये आगे क्यू एनर्जीज जब हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल की, तब भी ये क्लियर हो जाएगा कि क्या एनर्जी होगी अल्फ़ा पार्टिकल की व्हेन इट इज़ इमिटेड, या फिर ये जब बनता है तब भी, ठीक है। इस न्यूक्लियस से जब बना तो अब इसके अंदर है ये, और इसके पास इतनी एनर्जी होती है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमने लेट्स से कह दिया कि ये अब इसके पास, इस अल्फ़ा पार्टिकल के पास ऑन एवरेज ये एनर्जी है, और ये एनर्जी टिपिकली 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है या 11 तक जाती है, ठीक है, ऑन मैक्सिमम, जब भी अल्फ़ा पार्टिकल फॉर्म होता है बाय सच न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ठीक है। एक तरह की फिशन ही हुई ना, तो एनर्जी तो रिलीज़ होती है, तो जो रिलीज़ होती है एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें 98% तकरीबन जो एनर्जी होती है वो हीलियम ही लेता है एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये हीलियम मतलब अल्फ़ा पार्टिकल ही लेता है। तो ये इनकी टिपिकल एनर्जीज होती हैं जो कि एनर्जी है अल्फ़ा पार्टिकल्स की इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं कि मैंने अब इसको नीचे क्यों लिखा है, ये शायद ये भी तो हो सकती थी, हमें कैसे पता चले कि इसकी पोटेंशियल हाइट क्या है या पोटेंशियल बैरियर क्या है। अब हम पोटेंशियल बैरियर कैलकुलेट करते हैं कि रफली कितना होता है, तो और फिर हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम हमारी। मैंने एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड आउट की है। ये एनर्जी हमेशा अल्फ़ा पार्टिकल के पास जब भी वो वजूद में आएगा तो उसके पास होगी, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियस उसको ये एनर्जी दे देता है, ये काइनेटिक एनर्जी दे देता है। और ये हमने फिशन में भी देखा था कि अगर आप खुद भी किसी चीज़ की फिशन करते हो या उसको एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो उन पार्टिकल्स की एनर्जी जो रिलीज़ होती है, सरप्लस एनर्जी होती है, वो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो दिस पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल इज़ लाइटर पार्टिकल सिंस तो ये वाला बहुत हैवी होता है, तो इसका बहुत कम ही इसके पास जाता है। इसकी ये थोड़ा सा ही बेचारा मूव करता है, ये क्योंकि लाइटर है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादातर इसी के पास जाती है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास आई है, ये इस न्यूक्लियर प्रोसेस की मरहून मिन्नत है। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी पोटेंशियल बैरियर क्या है जो ये फेस कर रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस। और फिर हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियसली जो इसको एनर्जी मिली है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या वो इनफ एनर्जी है कि वो उस न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए विदाउट अस इन्वॉल्व इन इट, कि हम इसे कुछ नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं खुद ही करना है जो करो, इसे कुछ नहीं दे रहे, हम चाहते हैं कि ये सेल्फ डिपेंडेंट रहे। तो ये इसलिए हैविंग एन आइडिया अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इनसाइड द वेल, न्यूक्लियस के अंदर उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है या कितनी एनर्जी है उसके पास, एनर्जी इतनी ही है उसके पास, ठीक है। तो ये पता होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल बैरियर, कि वो कितना बैरियर फेस कर रहा है प्रेजेंटेड बाय द न्यूक्लियस। ओके, तो हम अब ये फाइंड आउट करना चाहते हैं।
तो पोटेंशियल बैरियर के लिए हम अगर ये आप देखें, दिस हाइट, दिस मैक्सिमम पॉइंट इज़ द पोटेंशियल बैरियर। और अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे कूलम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहती हूँ एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू r नॉट पे बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा वाला? डॉटर वाला है। दिस इज़ डॉटर न्यूक्लियस नाउ, क्योंकि इसमें अल्फ़ा पार्टिकल भी बन चुका है। तो ये एक डॉटर न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये इसमें ये डॉटर न्यूक्लियस है, क्या इसका होता है ये, हाँ। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल अब ये बन चुके हैं, तो ये जो पोटेंशियल वेल है ये डॉटर न्यूक्लियस का है एंड दिस इज़ अल्फ़ा पार्टिकल नाउ जो यहाँ पे छलांगे मार रहा है। तो ये फिर ये इस पॉइंट पे अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो ये मैंने जो बनाया था, मैंने पहले ही बताया था, दिस इज़ द कूलम पोटेंशियल बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल एंड द डॉटर न्यूक्लियस। सो इफ़ I write an expression for the electrostatic repulsive potential between alpha particle as one of the charge particle and nucleus, daughter nucleus as the second charge particle, वो expression लिखूँगी और उसमें जो R है उसे R नॉट से रिप्लेस कर दूँगी, then I will get the पोटेंशियल बैरियर। ओके, क्या उसे मिलता है रफली, मतलब उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। यूरेनियम के लिए पुट कर दी तो यूरेनियम की मिल जाएंगी, रेडियम की पुट कर दी तो रेडियम की मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सबकी ऑन एवरेज जो है वो हम देखेंगे कहाँ से कहाँ लाइक करती है। जैसे हमने इसके लिए किया तो हमने फिर जनरलाइज़ किया कि 5 या 4 से 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है, 5 से 10 तक हो सकती है और मैक्सिमम। तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल बैरियर जो है जो हैवियर न्यूक्लियाई के लिए अल्फ़ा पार्टिकल होता है ना, तो हैवियर न्यूक्लियाई के लिए जनरलाइज़ करेंगे कि नॉर्मली कितना होता है, ठीक है जी। तो ये पोटेंशियल बैरियर इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है? 2e होता है और डॉटर न्यूक्लियाई E2 इज़ द क्या है ये एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई Z-2 टाइम्स E, ठीक है, 4 पाई E नॉट, दोनों क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं इसलिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव है और इसलिए ये ऊपर अबव द जीरो एक्सिस है। तो ये R है, R की जगह मैं R नॉट लिख देती हूँ क्योंकि अब मैं पोटेंशियल बैरियर फाइंड आउट करना चाहती हूँ। R नॉट इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। सो हियर इट इज़ 2e स्क्वेयर्ड Z-2 बाय 4 पाई E नॉट R नॉट। नाउ R नॉट जो है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस के लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था। अच्छा, मैंने यहाँ पे R नॉट अब यूज़ कर लिए, ये कंफ्यूज ना कर दीजिएगा। R इक्वल्स R नॉट A⁻⁴ था ना, तो ये R नॉट, ये दूसरा R नॉट है, ये R नॉट एक्चुअली ये वाला R है। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन वो डिफरेंट करने के लिए थोड़ा वो कर दिया था, तो ये यहाँ पे मैं ये पुट कर सकती हूँ, ठीक है। R नॉट की जगह ये दूसरा R नॉट है, इसमें प्राइम कह देती हूँ, जिसकी वैल्यू थी 1.2 फेम्टोमीटर। ओके, सो 2e स्क्वेयर इंटू Z-2 में अब मैं पोटेंशियल बैरियर फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। ओके, तो ये इसकी जगह मैं R नॉट प्राइम A⁻⁴ पुट कर देती हूँ। A इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज रेडियस वी नीड टू फाइंड या वी वांट टू फाइंड। सो ये 2e स्क्वेयर बाय 2 पाई E नॉट Z-2। R नॉट की वैल्यू पता है, A की वैल्यू हम अभी एलिमेंट को स्पेसिफाई कर देते हैं। एलिमेंट हम जो चाहते हैं यूरेनियम का चाहते हैं, ठीक है। यूरेनियम डॉटर जो न्यूक्लियाई देता है वो है थोरियम, और थोरियम का जो हमने देखा था कि 90 था Z उसका और A जो था उसका मतलब 234 बन रहा था उसका डॉटर का A, ठीक है। तो ये Z-2 मैंने बोल दिया ना, ये Z-2 मैंने यहाँ पे कर दिया, तो Z-2 मैंने ये वाली कन्फिग्रेशन यूज़ करते हुए कर दिया था। तो यहाँ पे Z-2 की वैल्यू क्या आई थी? 234 आई थी ना थोरियम के लिए, ये देख सकते हैं हम 234 आई थी ना थोरियम के लिए। तो ये मैं Z-2 ये है ना, तो 90 पुट करूँगी मैं Z-2 की जगह। A की जगह तो मैंने क्योंकि इसे लिया ही डॉटर निकला तो वो मैं A234 ही पुट करूँगी। तो यहाँ पे मैं अगर इसे Z ले लेती सिंपली, ये भी ठीक था। अरे मैं वक्त पा लिया मैंने, ये डॉटर न्यूक्लियाई के लिए सिंपली, ठीक है। ये क्लियर कर देना आप। डॉटर न्यूक्लियाई का जस्ट यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं और हम देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है।
ई स्क्वेयर बाय 2 पाई ई नॉट, देयर इज़ जी की वैल्यू है 90 डिवाइडेड बाय आर नॉट इज़ 1.2 फेम्टोमीटर, मैं ऐसे लिख देती हूँ, और ए है 234 टू द पावर 1/3। अब मैं ये कैलकुलेटर से लाइव करती हूँ ज़रा। एक ई को कंसीडर करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली आए, तो उसके लिए क्या है कि हम ई से डिवाइड करते होते हैं ना, तो एक ई कट हो गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, सिर्फ ई कंसीडर करूँगी। 1.602 मल्टीप्लाई 10 पावर 1.2 फेम्टोमीटर, फेम्टो होता है -15 पावर। ओके, और इसके बाद आता है 234 और उसकी पावर है 1/3। और ये हम कुछ वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। इसे मैं अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर अगर हम हैवी न्यूक्लियाई की बहुत सारे हैवी न्यूक्लियास की अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें या पोटेंशियल बैरियर फाइंड आउट करें, तो रफली जो आती हैं वो 26 के अराउंड आती हैं, 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आती हैं सबकी, मतलब सबकी ऑन एवरेज हम देखें, क्योंकि यहाँ पे हम जनरल केस ले रहे हैं ना, हम सिर्फ यूरेनियम को नहीं ले रहे। तो जो रेंज हम डिफ़ाइन फॉर एग्जांपल करते हैं कि ये 25 से 35 और 40 तक जा रही होती हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम अभी ये हमने ये हम लेंगे ऑन एवरेज, जैसे यहाँ पे मैंने 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लोअर बाउंड लिया था कि लीस्ट कितनी लगती है, तो इसी तरह लीस्ट कितना बैरियर होता है वो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इससे लेस नहीं होता। तो अब अगर हम देख सकते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। जब डिके प्रोसेस हुआ तो न्यूक्लियस ने जितनी इसको एनर्जी ऑन मैक्सिमम देनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी दे देता, जो हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल में आ जाता है। तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी दे देता, फिर भी दिस एनर्जी इज़ लेस देन दिस हाइट। इसके पास और कोई सोर्स नहीं है जो इसे एनर्जी दे कि ये बाहर निकल सके, ठीक है, क्योंकि इनसाइड द न्यूक्लियस वो ज़्यादा से ज़्यादा एट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग फोर्स भी है, वो सारी चीज़ें उसने उसको बाउंड किया हुआ है, और जो एनर्जी वो दे सकता है न्यूक्लियस उसको, वो ये दे सकता है उसको, जो मिल चुकी है उसको। तो एक्स्ट्रा कोई सोर्स भी नहीं है कि वो उससे मिले और वो इससे बाहर निकले। लेकिन हम देखते हैं कि इवन दो दिस बैरियर इज़ देयर, जो कि काफ़ी हाई है देन द एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, फिर भी हमें अल्फ़ा पार्टिकल बाहर मिलता है, ठीक है, फिर भी हमें अल्फ़ा पार्टिकल ये बाहर मिलता है। और यही शॉकिंग है हमारे लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक्स होती हैं इससे ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जो एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें हमेशा बाउंडेड रखती है टू द अर्थ, कि अगर हम कोई बॉल फॉर एग्जांपल ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है, क्योंकि उसके पास इनफ एनर्जी नहीं है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सके और कंटिन्यूसली ऊपर मूव करते करते स्पेस में चला जाए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि वो बॉल जो है अर्थ की पोटेंशियल बैरियर से, पोटेंशियल वेल से निकल जाए और स्पेस में चला जाए, जैसे ये स्पेस है अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, स्पेस में चला जाए, तो हमें एक स्केप वेलोसिटी उसे देनी पड़ती है वर्टिकली अपवर्ड। स्केप वेलोसिटी है मतलब इसी तरह एक स्केप काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, उसे की करस्पॉन्डिंग 1/2 mv²। तो वी स्केप अगर इसमें पुट करें तो अगर स्केप वेलोसिटी से हम अगर किसी पार्टिकल को मूव करा रहे हैं अपवर्ड, देन इट विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू इट, जिसे हम लेट्स से स्केप काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं, या इनफ काइनेटिक एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है उसको। अगर हम उस स्पीड से उसे ऊपर फेंकेंगे देन इट विल मूव आउट ऑफ द वेल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल वेल ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल वेल इसे कह रही हूँ कि हम इस कुएँ में फंसे हुए हैं ना, अर्थ हमें बाहर नहीं जाने देती, लेकिन अगर वो एनर्जी परफेक्ट एनर्जी दी जाए देन इट विल कंटिन्यूसली मूव अपवर्ड, और वो फिर स्पेस में चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। इसी तरह जो अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल को भी ये एटलीस्ट ये एनर्जी चाहिए, और इट शूट्स अपवर्ड सो दैट ये इस न्यूक्लियस से अपवर्ड में कह रही हूँ क्योंकि ये वेल ऐसे बनाया, वैसे तो न्यूक्लियस एक स्फेरिकल इन शेप होता है ना, तो इसे इतनी एनर्जी चाहिए कि वो यहाँ पे अगर है तो ये जिस भी पॉइंट पे है कि इसके पास एनर्जी होनी चाहिए टोटल 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रफली, कि वो इससे बाहर निकल सके।
ठीक है, एटलीस्ट इसे ये एनर्जी चाहिए इसके बाहर निकलने के लिए, लेकिन लेकिन इसके पास वो एनर्जी नहीं है। We can see here, so this is puzzling that how it can come out of the nucleus when it has naturally energy 5 mega electron volt to 10 mega electron volt, where the potential barrier that it faces is quite large. ओके तो नेचुरली हो रहा है ना, तो नेचुरली देयर इज़ नो अदर वे। और हमने पहले भी रेडियो एक्टिव डिके को एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें कुछ भी एक्सटर्नली एक्साइटेशन वगैरह कुछ भी नहीं उसको मिल रहा, तो ये सब कुछ जो न्यूक्लियस में है उसी से हो रहा है। तो ये कैसे ये एनर्जी का पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकल सकता है। और ये जो मैंने यहाँ पे लाइन की है ना शो, इसके करस्पॉन्डिंग ये मैं कह रही हूँ कि वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसे हम आगे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ द पॉइंट, क्योंकि इस एनर्जी का है ना, ये आगे जो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे या मैं उसी एक्सप्लेनेशन में बता दूँगी। तो ये दिस इज़ द पजलिंग क्वेश्चन, कि अभी आप समझ गए होंगे कि क्या है वो पजलिंग क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस हैज दिस एनर्जी वाइल इट नीड्स क्वाइट हाई एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ क्वाइट हाई। ये एम एनी थर्मल थर्मल से आ जाती है। थर्मल एनर्जी जो होती है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर दें ना, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर एग्जांपल कर दें, इसे ज़्यादा 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी चाहिए ताकि वो बाहर यहाँ से छलांगे मार सके, लेकिन इसके पास है नहीं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। और फिर एक ये प्रॉब्लम होगी, और दूसरा हम एक एक्सपेरिमेंटल लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जो है गीगर नटल लॉ है, जो कि आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो गीगर ने और नटल ने, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टडी किया था और इसको डिटर्मिन किया था। और उन्होंने नोटिस किया कि देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लॉग ऑफ लेमडा। लेमडा मैं बताती हूँ, लेमडा आपने अभी ताज़ा पढ़ा है, आपको पता होगा, लेकिन विल एक्सप्लेन इट, एंड जी बाय अंडर रूट ई। तो उन्होंने ये देखा कि देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट ऐसे जैसे डाटा नहीं आ रहा होता ऐसे ही, लेकिन इफेक्टिवली हम कहते हैं ये एक लीनियर रिलेशनशिप है ऑलमोस्ट, मतलब और इस लॉ के अकॉर्डिंग फिर अगर हम ये लीनियर रिलेशनशिप लिखें तो लॉग ऑफ लेमडा शुड बी इक्वल्स टू टाइम सम कांस्टेंट ए प्लस बी। ठीक है, ये कांस्टेंट्स हैं ए और बी, और इसमें जो वेरिएबल जी ओवर अंडर रूट ई का हम ले रहे हैं। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप, जैसे हम y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स लिखते होते हैं ना, एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन है, इसी तरह का यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, m इसकी स्लोप है, ये हमने a लिख दिया, m की जगह x की जगह हमने ये वाला वेरिएबल जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग था वो लिख दिया, y की जगह ये वाला, और b की जगह यहाँ c हमने लिख दिया। ये b और a हम आगे देखेंगे, गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डिके इस चीज़ को रिप्रोड्यूस कर देती है। दिस इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन लॉ, जिसमें a और b हमें फ़िलहाल हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन फॉर्म आ जाएगी उसमें। तो इन्होंने ये देखा कि लेमडा हेयर इज़ द डिके कांस्टेंट, ठीक है, लेमडा इज़ अ डिके कांस्टेंट। और डिके कांस्टेंट जो है, अगर हमने देखा था लेमडा और हाफ लाइफ में इन्वर्स रिलेशन होता है ना, अगर डिके कांस्टेंट ज़्यादा है, ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन हो रही हैं पर सेकंड, तो वो मटेरियल जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, हेंस उसकी हाफ लाइफ भी कम होगी। तो हाफ लाइफ कम होगी अगर उसका डिके कांस्टेंट लेमडा ज़्यादा है, और एंड वाइस वर्सा। तो और ये है ई इज़ द एनर्जी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हमें बाहर मिल भी रहे होते हैं ना, उनकी भी एनर्जी वही होती है जो वो अंदर होते हैं। तो ठीक है, वो कम होती रहती है वैसे, क्यों ये मैं एक्सप्लेन करूँगी ना, तो वो क्योंकि टनलिंग है तो उससे ही एक्सप्लेन होगा कि मैं कैसे वो कह सकती हूँ। तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो हमें मिल रही होती है। तो इन्होंने ये देखा कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका डिके कांस्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, जिनका डिके कांस्टेंट ज़्यादा है, उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो वो न्यूक्लाई मैं कह देती हूँ, ये पार्टिकल बोल देती हूँ मैं, वो न्यूक्लाई जिनका डिके कांस्टेंट ज़्यादा है, जिनकी जो जल्दी से मतलब जिनकी ज़्यादा डिसइंटीग्रेशंस होती हैं पर सेकंड, उनकी इमिट किए हुए अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ओके, तो अभी मैं हाफ़ लाइफ की फॉर्म में बोलूँ, मैंने लेमडा को ज़्यादा कहा है, तो हाफ़ लाइफ की फॉर्म में अब मैं लेमडा को कम कहूँगी, हाफ़ लाइफ को कम कहूँगी। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी हाफ़ लाइफ कम होती है वो मोर इनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं।
यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम है ना, तो ये क्योंकि ये जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ई है ना, डिवाइड में है ना अंडर रूट ई, तो ई अगर ग्रेटर है तो ये होल क्वांटिटी स्मॉल बनेगी, इसलिए ये यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू में लाई आ रहा है, जी बाय अंडर रूट ई आ रहा है, जबकि यहाँ पे लैम्डा जो है मैक्सिमम है, मतलब डिके कांस्टेंट ज़्यादा है तो जी बाय अंडर रूट ई मिनिमम होगा, क्योंकि ई इज़ इन द डिनोमिनेटर, तो ई ग्रेटर है, हमने अभी कहा है कि लैम्डा अगर ग्रेटर है, डिके ज़्यादा हो रहे हैं पर सेकंड, तो ई जो है अल्फ़ा पार्टिकल की ज़्यादा होगी तो रिजल्टेंटली दिस क्वांटिटी बिकम्स वेरी स्मॉल। तो जो जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो उनके लिए हम क्या कहेंगे, ग्रेटर होगी, वो लेस इनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करेंगे। ये इसका एक फिज़िकली जैसे इंटरप्रिटेशन हम करते हैं ना, वैसे ही कि अगर आपके पास एक रेडियम सोर्स है, रेडियम पोलोनियम, वी नो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव दे आर हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और जिनकी हाफ लाइफ कुछ ऐसे भी हैं, मुझे अब पर्टिकुलरली याद नहीं है, जिनकी हाफ लाइफ फ्यू सेकंड्स होती है, फ्यू सेकंड्स। एंड नाउ यू कैन सी हियर कि वो इतने डेंजरस क्यों होते हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को पर सेकंड इमिट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका अगर हाफ लाइफ कम है ना, जैसे फ्यू सेकंड्स है, ठीक है, 10⁻² सेकंड्स है, मैं कह दूँ, जिसे हम 100 सेकंड्स कह सकते हैं, ठीक है, 100 सेकंड्स हैं, तो वो मतलब आपके पास सैंपल है इतना, वो आधा हो जाएगा 100 सेकंड में, इतने ज़्यादा मतलब डिसइंटीग्रेशन हो रही होंगी पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन हो रही है मतलब पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स, एक तो इंटेंसिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा होगी, दूसरा क्योंकि उनकी हाफ लाइफ कम है, और दिस लॉ प्रिडिक्ट्स क्या मतलब, ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन हमने किया है कि इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी होती है, और ये फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, दोज एलिमेंट्स, दोज रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैव वेरी स्मॉल हाफ लाइफ, बिकॉज दे इमिट, फर्स्टली दे इमिट हाईली इंटेंस अल्फा पार्टिकल्स, सेकेंडली दे इमिट अल्फा पार्टिकल ऑफ very high energy. So this is the Geiger Nuttall law, and the gamows theory of alpha decay will be there, that will explain both of these problems. बहुत ये तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन अल्फा डिकेज की प्रॉपर्टी के हम कह सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई थ्योरी चाहिए, वैसे वो भी एक्सप्लेन करेंगे, और ये वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेगी गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डिके, जिसमें यही वाली हमने फिगर यूज़ करनी है, ठीक है, परेशान नहीं होना कि हमने एक्स्ट्रा कर ली, तो यही यूज़ करेंगे, तो उसमें फिर हम देखते हैं क्या होता है, तो वो हम पार्ट 2 में करते हैं, और इसी से हमने गीगर नटल लॉ को डिराइव भी करना है।